Hello everyone and welcome back to the channel. So guys, in this series we are providing you practice sessions for your RBI Grade B and NABARD Grade A exam for the year 2024. And this is the second lecture guys, and in this session we will cover three different topics: subject, verb, agreement, nouns and pronouns with our help of practice questions. So guys, before we go any further, I would like to inform you about a crash course and quick revision batch which is already going on. You can join us in these courses and you can start your preparation, or if you have not yet completed all the topics, all the subjects or complete syllabus, you can join us in this in these courses, and you can give it a quick revision or a quick brush up on all the concepts, not just for English, for every subject out there. So the link for these courses have been given in the description of the video. Go check out the courses and get benefited from them, and there is a special discount going on, so I'm sure you will get you'll use that for your for your benefit. Now guys, in the for the last video, I've seen many students telling me, sir, instead of telling us the concepts, please, please practice the questions with us. That would be a reverse engineered, let's say, aspect of practicing, or let's say preparing for the exam. So guys, we were going to do this actually, but last session was the basic brush up of your grammar. So it was not a practice session, it was just a basic brush up of your complete grammar. Now when I talk about noun and pronoun, you'll be able to understand what topics are we referring to here. So from this session onwards we will be covering all the topics with the help of their practice questions. तो गाइज आज अब इस सेशन में अब हम सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, नाउन और प्रोनाउन, इन टॉपिक्स को हम प्रैक्टिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ठीक है, अब कॉन्सेप्ट वगैरह देने का टाइम नहीं है, आई एग्री विद यू, बट पिछले सेशन में गाइस क्या था, वो सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू था आपकी ग्रामर का, सो दैट यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट. तो चलो गाइस शुरू करते हैं. आज कुछ रफली हम अराउंड 60 क्वेश्चंस कवर करेंगे इस सेशन में, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चंस आई ट्राई टू प्रोवाइड यू द बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, तो शुरू करते हैं गाइस. और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो. तो आप अपना कोई भी डाउट है, आप अपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हो. नहीं तो फिर आपके पास हमारी ईमेल आईडी भी है, विच इज़ गिवन एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, hello@edutap.co.in. यू कैन कॉन्टैक्ट अस दैट. तो शुरू करते हैं गाइस. सबसे पहले आपके अच्छे क्वेश्चन ट्राई करेंगे. सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम्स में पूछा भी जाता है. तो शुरू करते हैं गाइस. अब आपको पता होगा सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट क्या कहता है गाइस. सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट बेसिकली क्या कहता है कि इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज सिंगुलर, ठीक है, द वर्ब विल बी सिंगुलर, एंड इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज प्लूरल, द वर्ब विल ऑल्सो बी प्लूरल. ठीक है, अब ये चीज़ है. अब इसके कुछ एक्सेप्शन है जो हमें समझने और सीखने होते हैं इस टॉपिक के अंडर. बट गाइस सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, वो है आपका सब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन. आप सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. तो गाइस एक बार आप इस वीडियो को यहाँ से पॉज करके एक बार अपने क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो. ठीक है, एंड देन यू कैन सी कि फिर आप उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, एंड फिर हम इसको सॉल्यूशन में साथ साथ आपको बताता रहूँगा. तो आप अपने अपने अकॉर्डिंगली इस वीडियो को यूज़ कर सकते हो टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन. तो शुरू करते हैं गाइस. क्वेश्चन नंबर 1. अब कैसे इनको अप्रोच किया जाता है क्वेश्चंस को, कैसे इनको आपने देखना होता है टेक्निकल एग्जाम में, वो आपको सिखाता हूँ गाइस. तो देखना, जैसे टॉपिक क्वेश्चन शुरू हुआ, एजुकेटेड इंडियंस एज वेल एज पॉलिटिशियंस बाय एंड लार्ज appears to be well aware of, though not necessarily well versed with, certain provisions of the constitution. तो अब यहाँ पे हमें क्या देखना था गाइस, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन था हमारा, एजुकेटेड इंडियंस. लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या पॉलिटिशियंस भी यहाँ सब्जेक्ट है? नो गाइस, याद रखना, किसी भी सेंटेंस में दो नाउन्स को सब्जेक्ट बनाने की एबिलिटी, मतलब दो नाउन्स को सब्जेक्ट ट्रीट करने की एबिलिटी सिर्फ किसके पास होती है? एंड के पास. एंड के अलावा और कोई ऐसा कंजंक्शन नहीं है जो दो नाउन्स को कनेक्ट कर सकता है, दो नाउन्स को जोड़ के दोनों को सब्जेक्ट बना सकता है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिर्फ कौन था? इंडियंस. अब इंडियंस बीइंग प्लूरल, यहाँ पे क्या गलती थी गाइस, एजुकेटेड इंडियंस एज वेल एज पॉलिटिशियंस बाय एंड लार्ज अपीयर्स गाइस सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है. यहाँ पे क्या आएगा? अपीयर टू बी well aware of, not though well necessarily well versed with certain provisions of the constitution. That was the erroneous part है. तो इंडियन सब्जेक्ट है. प्लूरल के लिए हम वर्ब में एस ई एस नहीं लगाते, सिंगुलर के लिए लगाते हैं. जैसे शी वर्क्स, शी अपीयर्स, रोहित परफॉर्म्स, ही डेमोन्स्ट्रेट्स. तो सिंगुलर के लिए हमें वर्ब में एस सी एस लगाना होता है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल थे
तो वर्ब यहाँ पे क्या रहेगी, प्लूरल ही रहेगी, तो इट विल बी अपीयर। तो गाइस याद रखना, सब्जेक्ट डिसाइड्स द वर्ब, नॉट द अदर वे अराउंड। बहुत बच्चे बोलते हैं सर अपीयर्स को देख के यहाँ इंडियंस को इंडियन भी तो इंडियन नहीं कर सकते हम। No guys, you cannot. Subject decides the verb because subject is the owner of the sentence, right? The subject will decide the verb, not the other way around. चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं guys. The reported observations, यहाँ पे बात हो रही है ऑब्जर्वेशंस की। द रिपोर्टेड ऑब्जर्वेशंस ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट ड्यूरिंग द हियरिंग शो, तो शो ठीक है यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बन रहा है, तो यहाँ तक ठीक है सेंटेंस। द रिपोर्टेड ऑब्जर्वेशंस ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ड्यूरिंग द हियरिंग शो दैट, अब यहाँ पे दैट के बाद नया क्लॉज शुरू हुआ है, सेकंड क्लॉज शुरू हुआ है, दैट द एक्शंस ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा was in clear violation of the directions guys। ये देखो अब यहाँ पे actions of the state of हरियाणा की बात हो रही है, लेकिन बात यहाँ पे actions की हो रही है, हरियाणा की नहीं। तो यहाँ पे actions के लिए क्या आएगा, was या were। So the reported observations of the honorable court during the hearing show that the actions, अब यहाँ पे सेकंड क्लॉज का जो सब्जेक्ट है guys, ये देखो यहाँ पे कंजंक्शन आ गया और यहाँ से अब नया क्लॉज शुरू हो रहा है। The actions of the state of Haryana were in clear violation of its directions. The new goods and services tax will be applicable on any non-monetary fringe benefit an employee get from his employer. अब सेंटेंस अच्छा है, देखने गलती क्या है। पहले द न्यू जीएसटी टैक्स, न्यू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विल बी एप्लीकेबल, यहाँ तक ठीक है, विल बी एप्लीकेबल ऑन एनी। अब गाइज अगर आपको ये 12 वर्ड्स अगर वो याद हैं तो सम, ऑल, नन, सॉरी एक बार ये बता देता हूँ, ईच, एवरी वन, मैं यहाँ पे इकट्ठा लिख रहा हूँ, एवरीबडी जगह कम है इसलिए गाइस, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, ठीक है, एनीवन, एनीबडी, वन, एनी एंड एवरी। ये 12 वर्ड्स याद रखना आज के बाद गाइस। ईच, एवरी वन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, वन, एनी एंड एवरी। अब ध्यान से सुनना, रूल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है गाइस। अगर इन 12 वर्ड्स में से कोई वर्ड सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है, तो इनके साथ याद रखना वर्ब, आंख बंद करके मान के चलना, वर्ब हमेशा क्या रहती है, सिंगुलर। अब इनका क्यों रहती है सिंगुलर, क्योंकि इनका मतलब ये जो वर्ड्स होते हैं ये क्रिएट ही सिंगुलैरिटी के लिए होते हैं गाइस, इनको बनाया ही सिंगुलैरिटी के लिए गया है। जैसे ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। एवरीवन का मतलब दिमाग में क्या चल रहा है आपके, सभी। गलत गाइस, एवरीवन सभी नहीं होता, एवरीवन होता है हर एक, ठीक है। फिर सभी क्या होते हैं सर, सभी होते हैं ऑल, तो ऑल होता है सभी, एवरीवन सभी नहीं होता, एवरीवन होता है हर एक। एवरीबडी हर कोई, समवन कोई एक, समबडी कोई एक भी, नो वन कोई एक भी नहीं, नोबडी कोई भी नहीं, एनीवन कोई भी एक, एनीबडी कोई एक भी, वन एक, एनी कोई, एंड एवरी हर। ये वर्ड्स याद रखना गाइस, अगर ये सेंटेंस में आ जाएंगे, सब्जेक्ट बन जाएंगे, तो इनके साथ आंख बंद करके वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर। तो द न्यू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विल बी एप्लीकेबल ऑन एनी नॉन मॉनेटरी फ्रिंज बेनिफिट। एनी से शुरू हो रहा है कि द जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन एनी नॉन मॉनेटरी फ्रिंज बेनिफिट एन एम्प्लॉय गेट या गेट्स। अब सिंगुलर के लिए हमें वर्ब में क्या बनाना पड़ता है गाइस, वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ता है। सो द न्यू जीएसटी सर्विसेज, द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विल बी एप्लीकेबल ऑन एनी नॉन मॉनेटरी फ्रिंज बेनिफिट एन एम्प्लॉय गेट्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। तो यहाँ गेट की जगह क्या आ जाएगा, गेट्स। Next question guys, Try Today started consultation process for the next round of spectrum auction that include radio waves for 5G services and frequencies। अब इसमें वैसा सही क्वेश्चन था गाइस, पिछले जैसा ही। Try Today started consultation process for the next round of spectrum auction, कि उन्होंने स्पेक्ट्रम ऑक्शन के नेक्स्ट राउंड की कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू कर दिया। कौन सा राउंड, जिस राउंड में आपको रेडियो वेव्स भी इंक्लूडेड मिलेंगी फॉर 5G सर्विसेज एंड फ्रीक्वेंसीज। अब यहाँ बात हो रही है राउंड की, सिंगुलर की, राइट। तो सिंगुलर में वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पे गाइस, ट्राई टुडे स्टार्टेड कंसल्टेशन प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ स्पेक्ट्रम ऑक्शन दैट इंक्लूड या दैट इंक्लूड्स रेडियो वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट राउंड ऑफ स्पेक्ट्रम ऑक्शन के लिए क्या आएगा, नेक्स्ट राउंड ऑफ स्पेक्ट्रम ऑक्शन दैट इंक्लूड्स रेडियो वेव्स फॉर 5G सर्विसेज एंड फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पे राउंड की बात हो रही है, नेक्स्ट राउंड ऑफ स्पेक्ट्रम ऑक्शन की।
Next, guys, the SFIO, a multidisciplinary specialty authority, comprise officials from the police, enforcement directorate, bank officials on deputation, एंड इनकम टैक्स पर्सनल। द SFIO जो है वो एक मल्टी स्पेशलिटी सॉरी मल्टी डिसिप्लिनरी स्पेशलिटी अथॉरिटी है। तो उसमें कौन कौन लोग काम करते हैं? पुलिस वाले, ईडी वाले, आपके बैंक पर्सनल और डेपुटेशन, और आपके इनकम टैक्स पर्सनल। तो उसमें गलती कहाँ थी? देखो, SFIO एक बॉडी है, राइट? द SFIO अ मल्टी डिसिप्लिनरी स्पेशलिटी अथॉरिटी, तो सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? इस कंप्राइज या कंप्राइजेस। अब अगर सिंगुलर है तो याद रखना गाइस, सिंगुलर नाउन के साथ हमें वर्ब में एस, अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हो तो आपको SES या IES ऐड करना पड़ता है सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ। तो द SFIO मल्टी डिसिप्लिनरी स्पेशलिटी अथॉरिटी comprises officials from the police, enforcement directorate, बैंक officials on deputation and income tax personnel। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करते हैं गाइस। एटलीस्ट मोर देन वन सोल्जर वर सीन बीइंग इवैक्यूएटेड फ्रॉम द सीन विच वाज सील्ड ऑफ बाय सिक्योरिटी फोर्सेस। अब गाइस यहाँ पे पढ़ के एक बार आपको जरूर क्या लग रहा होगा देखना, अगर आप एक बार वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना और फिर दोबारा सॉल्यूशन देखना इसका। तो एटलीस्ट मोर देन वन सोल्जर वर, अब मोर देन वन का दिमाग में क्या आता है गाइस? सर एक से ज़्यादा तो प्लूरल नहीं होना चाहिए, फिर तो वर ठीक है यहाँ पे। गाइस देखो, आपको यहाँ मैथमेटिक्स नहीं लगाना होता कि सर एक से ज़्यादा कितने होंगे या नहीं होंगे। आपको ये देखना है जो आपको सब्जेक्ट गिवन है सेंटेंस में वही वर्ब भी डिसाइड करेगा। तो एटलीस्ट मोर देन वन सोल्जर, यहाँ पे सब्जेक्ट वन सोल्जर है तो यहाँ पे वर नहीं, क्या आएगा? वॉस। ठीक है, मोर देन वन कंट्री, हाँ जी गाइज, वॉज रेडी या वर रेडी टू बाय आर मिसाइल्स। अब मोर देन वन कंट्री मतलब एक से ज़्यादा देश हमारी मिसाइल खरीदने को तैयार थे, नहीं तैयार था। हिंदी में भी यही बोला जाता है। इसका मतलब क्या निकलता है? डजंट मैटर। ठीक है सर, एक से ज़्यादा का मतलब तो बहुत हुए ना, प्लूरल नहीं होना चाहिए। वहाँ पे याद रखना गाइस, इट इज़ वेरी टेक्निकल, आपको सब्जेक्ट देख के ही वर्ब डिसाइड करना है, ना कि उसका मतलब क्या निकल रहा है या मैथमेटिकली क्या बन रहा है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। हैवी रेन बैंड्स वाज एक्सपेक्टेड टू मूव इन ओवर द ह्यूस्टन एरिया overnight which will continue the catastrophes and life threatening flash flood emergency। हैवी रेन बैंड्स की बात हो रही है। रेन बैंड्स मतलब अलग अलग जब टाइम पे बारिश होती है उनको रेन बैंड्स बोलते हैं। तो वॉज नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? वर expected to move in over the Houston area. Next, 3 Wipro employees was among 8 Indians and British Indians killed in a deadly accident on a highway in southern England। तो 3 Wipro employees was among नहीं यार, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। was among नहीं, were among 8 Indians and British Indians killed in a deadly accident। Next question guys, earlier India announced that both sides maintained diplomatic communication and during these exchanges New Delhi were able to express its views and convey its concerns and interests। कि भैया दोनों साइड ने अपनी डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन बनाए रखी है और न्यू दिल्ली मतलब इंडिया अपने व्यूज़ को और कंसर्न्स को एक्सप्रेस कर पाया। तो अर्लियर इंडिया अनाउंस दैट बोथ साइड्स मेंटेन्ड डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन एंड ड्यूरिंग दीज एक्सचेंजेस न्यू दिल्ली वर एबल नहीं, न्यू दिल्ली was able to express its views and convey its concerns during these exchanges। Next question guys, in recent weeks India and China has maintained diplomatic communication in respect of incident at Doklam। in recent weeks India and China 1+1 हो रहा है, हैंड दिख रहा है गाइस, इसका मतलब 2 सब्जेक्ट हो गए। 1+1 का मतलब क्या होता है? एक सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट बनाना, और वो सिर्फ किसके पास होता है? मैंने बताया था पहले भी, वो एबिलिटी सिर्फ किसके पास है? एंड के पास। तो इन रिसेंट वीक्स इंडिया एंड चाइना हैज़ नहीं, हैव मेंटेन डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंसिडेंट एट डोकलाम। तो गाइज आपको आई थिंक पेपर जो क्वेश्चन है इनका लेवल एग्जाम जैसा समझ आ रहा होगा, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, और उनकी लैंग्वेज भी थोड़ी थोड़ी एग्जाम जैसी लग रही होगी। तो आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। तो गाइज अब इसको एक बार मतलब एक बार पहले सॉल्व करना और फिर इसके सॉल्यूशन देखना गाइज। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉट ओनली द पैसेंजर्स हैव बीन सिवियरली अफेक्टेड लिविंग ओवर 8,000 commuters stranded but ongoing controversy have also taken its toll on valuable rail property। ठीक लग रहा है सुनने में सेंटेंस, राइट? क्योंकि पैसेंजर्स आ रहा है, देखो पैसेंजर्स के लिए हैव आना चाहिए ना गाइस, वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन आपने सेकंड क्लॉज में ध्यान नहीं दिया शायद। देखना, नॉट ओनली द पैसेंजर्स, पैसेंजर्स के लिए हैव आना चाहिए क्योंकि वो प्लूरल है, बिल्कुल सही है। Not only the passengers have been severely affected, leaving 8,000 commuters stranded, but ongoing controversy, अब controversy is singular, have नहीं,
हैज़ ऑल्सो टेकन इट्स स्टॉल ऑन वैल्यूएबल रियल प्रॉपर्टी। तो गाइस अगर आपको वहाँ पे कंपाउंड सेंटेंसेस मिलते हैं, मतलब एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉजेस मिलते हैं, जो कि नॉर्मली होते ही हैं आपके एग्जाम वाले क्वेश्चंस में, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको कंपाउंड सेंटेंसेस में जहाँ एक से ज़्यादा क्लॉजेस हैं, वहाँ दोनों क्लॉज के सब्जेक्ट देख के चला करो और उनके हिसाब से वर्ब डिसाइड किया करो। पहले जो क्लॉज था उसका सब्जेक्ट था पैसेंजर्स, और पैसेंजर्स के लिए हैव बिल्कुल ठीक आ गया था, लेकिन बट ऑन गोइंग कंट्रोवर्सी है अब सेकंड क्लॉज का सब्जेक्ट, और कंट्रोवर्सी के लिए अब क्या आएगा यहाँ पे, हैज़ टेकन इट्स स्टॉल ऑन वैल्यूएबल रियल प्रॉपर्टी। तो ऐसे डिसाइड करते हैं गाइस अपने क्वेश्चंस को। नेक्स्ट, the committee were set up in May last year by the then Defense Minister Manohar Parrikar. The committee were नहीं, the committee was set up in May last year. Committee is a singular noun guys. नेक्स्ट अभी टॉपिक करेंगे नाउन्स वाला, भी उस पर भी क्वेश्चन करेंगे आज। द डीएनए सैंपल्स ऑफ 8 पर्सन्स कलेक्टेड इनिशियली बाय द पुलिस हैज नॉट मैच्ड विद द फोरेंसिक एविडेंस ऑफ कल्प्रिट्स गैदर्ड फ्रॉम द क्राइम सीन। गलती मुझे तो मिल गई है, देखो यहाँ पे बात हो रही है सैंपल्स की। सैंपल्स क्या है, प्लूरल है। सो द डीएनए सैंपल्स ऑफ 8 पर्सन्स collected initially by the police has not matched आना चाहिए, have not matched आना चाहिए guys, have not matched with the forensic evidence। यहाँ पे सैंपल्स हैं अलग अलग 8 लोगों के, तो प्लूरल है, तो फिर वो भी क्या रहेगी आपके पास, प्लूरल ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द केस may put the government in an awkward position if the CBI succeed in exposing the alleged conspirators। The case may put the government in an awkward position if the CBI succeed। अब CBI is a singular entity, तो succeed या succeeds, if the CBI succeeds in exposing the alleged conspirators। The case, पहले क्लॉज में यहाँ ठीक था guys, the case may put the government in an awkward position if, अब यहाँ से दूसरा क्लॉज शुरू हो रहा है, if the CBI succeed या succeeds, if the CBI succeeds in exposing the alleged conspirators। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, the high court's observations show, ऑब्जर्वेशंस हैं तो उसके लिए शो ठीक आ रहा है, शो दैट द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट वर इन क्लियर वॉयलेशन ऑफ इट्स डायरेक्शन। द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, अब यहाँ एक्शन है तो एक्शन के लिए अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, वॉज। द हाई कोर्ट्स ऑब्जर्वेशंस शो दैट द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट वॉज इन क्लियर वॉयलेशन ऑफ इट्स डायरेक्शंस। तो अगर एक से ज़्यादा क्लॉज मिलते हैं तो दोनों क्लॉजेज में गलती देख के चला करो गाइस, बिकॉज दोनों में ही आपको गलती मिल सकती है, फर्स्ट क्लॉज में भी सेकंड क्लॉज में भी। चलो गाइस आगे करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट टुडे डायरेक्टेड द सिक्किम गवर्नमेंट टू मेंटेन स्टेटस को एट अ प्लेस which were under threat of demolition from the state authorities which wanted to renovate it। The Supreme Court today directed the Sikkim government to maintain status quo at a place which were under threat या which was, अब यहाँ एक place की बात हो रही है तो सेकंड क्लॉज का सब्जेक्ट यहाँ एक प्लेस बन रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट टुडे डायरेक्टेड द सिक्किम गवर्नमेंट टू मेंटेन स्टेटस को एट अ प्लेस व्हिच वाज अंडर थ्रेट ऑफ डिमोलिशन फ्रॉम द स्टेट अथॉरिटीज व्हिच वांटेड टू रेनोवेट इट। तो यहाँ पे वर्क की जगह क्या आ जाएगा, वाज। नेक्स्ट, दो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर ओपन for the past 2 days, only around 12% students was present। दो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर ओपन, इंस्टीट्यूशंस के लिए वर बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, वर ओपन फॉर द पास्ट 2 days, ओनली अराउंड 12% स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट या वर प्रेजेंट। अब भाई 12% स्टूडेंट्स हैं, और गाइज अब परसेंट से, अब सर ये मैथ्स की बात नहीं हो रही, नहीं गाइज याद रखना, परसेंटेज, फ्रैक्शन, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये अपने साथ जो नाउन होता है वो देख के वर्ब डिसाइड करते हैं। जैसे 12% ऑफ द लैंड होता ना तो हम वॉज लगाते, 12% ऑफ द लैंड वॉज एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन 12% स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हैं तो फिर हम वॉज नहीं क्या लगाएंगे, वर प्रेजेंट। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना गाइस, सम, ऑल, ठीक है, मैं आपको लिखवा देता हूँ गाइस, एक बार देखना, सम, ऑल, नन, पार्ट, majority, remainder, percentage, fraction, remainder, percentage, fraction, most and rest। ये वर्ड्स याद रखना गाइस, मोस्ट एंड रेस्ट, ये 10 वर्ड्स हैं गाइस, सम, ऑल, नन, पार्ट, मेजॉरिटी, रिमाइंडर, परसेंटेज वही मैं मैथमेटिक्स वाला परसेंट कह रहा हूँ, 10%, 12% जैसा भी हम देख रहे हैं, और फ्रैक्शन भी मैथमेटिक्स वाला 1/3, 2/3 वाला। ये वो वर्ड्स होते हैं गाइस जो खुद कभी वर्ब डिसाइड नहीं करते, ठीक है। तो इनके साथ हमें इनके बाद जो नाउन लगा है
वो देख के वर्ब डिसाइड करनी होती है। जैसे देखने देखने गए सम ऑफ द फूड इज लेफ्ट, लेकिन सम ऑफ द बुक्स आर मिसिंग। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, लेकिन ऑल ऑफ द क्लास इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये वर्ड्स होते हैं गाइस जिनके साथ हमें आगे वाला नाउन देख के वर्ब डिसाइड करनी होती है। तो 12% स्टूडेंट्स थे, तो स्टूडेंट्स के साथ क्या आएगा यहाँ पे, वर। नेक्स्ट, द बेंच हैव एग्रीड टू हियर द सेंटर्स प्ली टू ट्रांसफर पिटिशंस अगेंस्ट रेरा पेंडिंग इन वेरियस हाई कोर्ट्स। द बेंच हैव एग्रीड, अब बेंच यहाँ पे वो जूरी वाली बेंच की बात कर रहा है वो, तो बेंच, कमेटी, जूरी, ये सिंगुलर नाउन होते हैं और ये वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। तो द बेंच हैज एग्रीड। नेक्स्ट, व्हाइल द थ्री मेजर रिवलेट्स प्लेड देयर प्लान्ड रोल, द फ्लडिंग वॉज बिकॉज ड्रेनेज नेटवर्क इन द सिटी हैव डिसअपियर्ड। अब ये भी वही गलती देखने का इसके, वाइल थ्री मेजर रिवलेट्स प्लेड देयर प्लान्ड रोल, कि वो तीन अपना पाइप जो थी वो अपना काम ठीक कर रहे थे। फ्लडिंग क्यों हुई, द फ्लडिंग वॉज बिकॉज द ड्रेनेज नेटवर्क इन द सिटी हैव डिसअपियर्ड। ड्रेनेज नेटवर्क खत्म हो गया है, नेटवर्क की बात हो रही है, तो ड्रेनेज नेटवर्क हैव या हैज, drainage network has disappeared. Next, the Development Act has been generally respected, but the second act have been both ignored as well as sometimes abused by the very two states. The Development Act has been, अब यहाँ पे act था तो यहाँ तो has बिल्कुल ठीक है guys. The Development Act has been generally respected, but अब इसमें गलती क्या है, but the second act, अब यहाँ पे वो उसकी सेकंड एक्ट की बात कर रहा है, वो एक्ट अगर सिंगुलर है तो सेकंड एक्ट हैव बीन या हैज बीन, तो यहाँ पे सेकंड एक्ट हैज बीन बोथ इग्नोर्ड एज वेल एज अब्यूज्ड, समटाइम्स अब्यूज्ड बाय द वेरी टू स्टेट्स। अब इस सेंटेंस में गाइस क्वेश्चन नंबर 20 में एक और गलती है गाइस, ये तो थी ही हैव हैज वाली, इसके अलावा एक और गलती है गाइस। देखता हूँ आप बता सकते हो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्या गलती है इस सेंटेंस में। मतलब इस टॉपिक की गलती नहीं है, किसी और टॉपिक की गलती है, बट देखता हूँ आप कितना प्रिपेयर हो रखे हो। तो देखने का इस क्वेश्चन नंबर 20 में एक और गलती है इसके अलावा, हैज़ हैव के अलावा। देखते हैं आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या नहीं बता सकते हो। ठीक है, चलो गाइस, अब आपको मैं PYQ दिखाता हूँ कि मतलब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे उसने क्या दिया हुआ है, जैसे 2021 में एक क्वेश्चन आया था, उसने 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसने पूछा कि बताओ इनमें गलती कहाँ पे है, या उसने पूछा था which one or more of which may not be grammatically correct, you are to identify incorrect statements, कि हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढनी थी। तो पहले पढ़ते हैं गाइस। द IMF हैज प्रेस्ड पाकिस्तान टू इम्प्रूव टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन। द IMF हैज प्रेस्ड पाकिस्तान टू इम्प्रूव टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन, करता ही रहता है वो तो ये ठीक है सेंटेंस गाइस, ग्रामेटिकली ठीक है। पाकिस्तानी रुपी हैड डेप्रिशिएटेड बाय 30% अगेन द US डॉलर, अगेन नहीं अगेंस्ट द US डॉलर होता है, कि उसके खिलाफ मतलब उसके से कंपैरिजन में 30% वो डेप्रिशिएट कर चुका है, तो ये गलत है। एंड पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग वर डाउनग्रेडेड बाय S&P विच साइटेड डिमिनिश्ड ग्रोथ। पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग वर डाउनग्रेडेड या वॉज डाउनग्रेडेड, क्रेडिट रेटिंग है। ठीक है, रेटिंग्स होता तो वर आता, लेकिन क्रेडिट रेटिंग है तो फिर वॉज आएगा, तो इसमें भी गड़बड़ है, मतलब गलती तो है ही गाइस। तो सेकंड और थर्ड गलत है, तो ऑप्शन सी वॉज योर राइट आंसर। तो ऐसे ऐसे गलतियां मिलते हैं गाइस आपको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं। और देखना गाइस, 2018 में ये क्वेश्चन आया था गाइस, इसमें आपको इस सेंटेंस को 4 पार्ट में दिया था। उसने बोला था देयर आर एरर्स इन 3 पार्ट्स, हमें वो पार्ट चूज करना था जिसमें एरर नहीं है, तो एरर फ्री पार्ट हमें ढूंढना। तो एक बार सेंटेंस पढ़ते हैं। द रूफ बिसाइड्स देम हैड अ ग्रेट होल स्मैश थ्रू इट एंड पीसेस ऑफ ग्लास वाज लाइंग स्कैटर्ड ऑन एवरी डायरेक्शन। 3 पार्ट्स में गलती है गाइस। इसमें गलती क्या थी, पहली गलती थी बिसाइड्स नहीं होता, बिसाइड होता है। ठीक है, बिसाइड्स होता है इन एडिशन टू, लेकिन बिसाइड होता है बगल में, तो उनके साइड में जो छत थी उसमें छेद हो रखा था, तो बगल में बिसाइड होता है, बिसाइड्स नहीं होता। द रूफ बिसाइड देम हैड अ ग्रेट होल स्मैश थ्रू इट एंड पीसेस ऑफ ग्लास। अब यहाँ पीसेस की बात हो रही है, तो वर नहीं क्या आएगा, सॉरी वॉज नहीं क्या आएगा, वर। एंड पीसेस ऑफ ग्लास वर लाइंग स्कैटर्ड ऑन एवरी डायरेक्शन, नहीं इन एवरी डायरेक्शन। ये देखने का ये प्रेपोजिशन का कंजंक्शन का क्वेश्चन, ये यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन, और यहाँ पे फिर से एक प्रेपोजिशन का रूल यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस अगर आपको एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको सारे कॉन्सेप्ट को इकट्ठा यूज करना पड़ेगा। तो C और D पार्ट में गलती थी, B वॉज द ओनली पार्ट जिसमें कोई गलती नहीं थी। दिस इज योर आंसर। एक और क्वेश्चन है गाइस, ऐसे ही है, आपको 3 पार्ट में गलती ढूंढनी है और वो पार्ट ढूंढना है जिसमें गलती नहीं है। ठीक है, तो पढ़ते हैं गाइस। असाइड फ्रॉम हिज सोलम एक्सप्रेशन देयर वर नथिंग इन द वे, देयर वर नथिंग, पहली गलती तो ये मिल गई, देयर वॉज नथिंग होना चाहिए,
क्योंकि देयर के बाद जो फर्स्ट नाउन होता है वो डिसाइड करता है कि वर्ब क्या आती है। यहाँ पे नथिंग है, और मैंने अभी कराया था ना एवरी वन, नो वन, नथिंग, नो वन, तो ये सिंगुलर होते हैं। तो देयर वॉज नथिंग इन द वे ही एक्टेड, तो aside from his solemn expression, there was nothing in the way he acted with the children that might indicate anything was wrong among them. अच्छा, गलती तो मुझे तो मिल गई है गाइस। पहली गलती गाइस aside from नहीं होता, aside of होता है। ठीक है, याद रखना, ये फिक्स प्रपोजिशन है, aside के साथ हमेशा क्या यूज होता है, of। तो aside of his solemn expression, there was nothing, दूसरी गलती भी मिल गई हमें, there was nothing in the way he acted with the children that might indicate anything was wrong among them, नहीं, anything was wrong with them। तो इन तीनों पार्ट में गलती थी गाइस, ओनली सी पार्ट वाज एरर फ्री एंड दैट इज योर आंसर। एक और क्वेश्चन है गाइस, ऐसे ही 3 पार्ट्स में गलती है, देखते हैं कहाँ पे गलती मिलती है। सॉरी, अब इसमें देखते हैं किस पार्ट में गलती मिलती है जो एरर फ्री है। द नंबर ऑफ एकर्स डिस्ट्रॉयड बाय वाइल्ड फायर्स, ये गलत था गाइस, यहाँ पे हैव नहीं, यहाँ पे हैज आना चाहिए था। So the number of acres destroyed by wildfires has increased dramatically over the past several years। इसमें ये इसकी डायरेक्शन गलत है गाइस, इसमें एक ही पार्ट में गलती थी और वही हमें ढूंढना था। तो हमें याद रखना गाइस, द नंबर ऑफ से अगर कभी कोई सेंटेंस शुरू होता है द नंबर ऑफ से, ठीक है, अगर अ नंबर ऑफ होता है ना गाइस, याद रखना ये जो एक्सप्रेशन है अ नंबर ऑफ से अगर कभी कोई सेंटेंस या कोई क्लॉज शुरू होता है तो अ नंबर ऑफ ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब। क्यों? अ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, लेकिन द नंबर ऑफ का मतलब होता है एक पर्टिकुलर नंबर, एक संख्या। तो द नंबर ऑफ के साथ याद रखना गाइज हमेशा क्या यूज होता है, एक सिंगुलर वर्ब यूज होती है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या द नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस हैज सरपास्ड अ मिलियन in India. So the number of COVID cases has surpassed, याद रखना गाइस, तो the number of acres destroyed by wildfires has increased dramatically over the past several years। तो ये इसमें एरनेस पार्ट था। तो ये थे गाइस आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रिवीजन क्वेश्चंस। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नाउन्स। ऑर्डर हैज बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज नॉट रिसीव्ड देम सो फार। ऑर्डर नहीं होता गाइस, ऑर्डर पता क्या होता है, ऑर्डर होता है सीक्वेंस, क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन जो ऊपर से वो जो आते हैं ना इंस्ट्रक्शंस, उनको ऑर्डर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये नाउन्स के क्वेश्चन है गाइस। ऑर्डर्स हैव बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज नॉट रिसीव्ड देम सो फार। Next question, guys. Although she has studied English for almost a year, she is yet to learn the alphabets. Yes, guys. Although she has studied, ठीक है, English for almost a year, ठीक है, she is yet to learn the alphabets। अरे ये गलती है guys, alphabets नहीं होता, alphabet होता है। alphabet होता है वर्णमाला, ठीक है। देखो जो 26 अल्फ़ाबेट्स नहीं होते, 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन 26 लेटर्स, 26 लेटर्स का जो एक सेट होता है उसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट्स नहीं, अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है डिफरेंट लैंग्वेजेस, न्यूमरस लैंग्वेजेस, लेकिन जो एक भाषा में जो वर्णमाला होती है उसको अल्फ़ाबेट कहा जाता है, ठीक है। सो ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, शी इज़ येट टू लर्न द अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, अब आपको पता है ना, आपको जैसे आप जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लो सभी को, फिर वीडियो को प्ले करना और फिर देखना आपके सही आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना गाइज। नेक्स्ट, देयर आर 2 scores ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। गाइज याद रखना, स्कोर क्या होता है पता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्कोर। गाइज जैसे अपने इंग्लिश में डजन कितना होता है, डजन 12 होता है ना, डजन 12, तो जैसे डजन 12 होता है, स्कोर इक्वल्स टू 20। और ये मोस्टली बुक्स के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हम डजन को हम यूज़ करते हैं एग्स के लिए, बनानास के लिए, ऑरेंजेस के लिए, स्कोर को मोस्टली यूज़ किया जाता है बुक्स के लिए, ठीक है। और स्कोर इक्वल्स टू 20, ये याद रखना, 20 का एक सेट को स्कोर बोलते हैं। अब गाइस गलती क्या है यहाँ पे, स्कोर कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते इसको, स्कोर्स स्कोर ही रहता है। सो देयर आर 2 score ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। स्कोर कभी स्कोर्स नहीं बनता, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैवंट गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। अब एक और गलती गई, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, कंटेंट का मतलब समझते हैं उसके अंदर जो पढ़ने वाला पार्ट है वो कंटेंट होता है। नहीं गई, वो कंटेंट नहीं होते, वो कंटेंट्स होते हैं। आपने बुक के सामने देखा है कभी, बुक के फ्रंट पेज पे, मेन पेज पे जो दिया होता है इंडेक्स से, कंटेंट्स बोलते हैं उनको। कंटेंट्स क्या होते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसी चीज़ के, उसके अंदर जो जो चीज़ें मौजूद हैं किसी भी चीज़ से। मैं आपको बोलता हूँ प्लीज़ एम्प्टी द कंटेंट्स ऑफ योर बैग,
तो कंटेंट्स ऑफ द लेटर, कंटेंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द पार्सल, तो कंटेंट्स होते हैं इंग्रेडिएंट्स, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो उनको कंटेंट्स बोलते हैं, ठीक है। सो आई हैवंट गॉन थ्रू द लेटर, सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट्स होता है, कंटेंट नहीं होता। ये बहुत गलती करते हैं बच्चे गाइस। नेक्स्ट, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स इफ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ गाइस। यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स नहीं, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड। ट्रू टू योर वर्ड का मतलब क्या होता है गाइस? प्रॉमिस, ठीक है। वर्ड वर्ड शब्द का जो मीनिंग है ना, उसका एक तो वर्ड होता है शब्द, और एक वर्ड का मीनिंग होता है जुबान। जैसे हम बोलते हैं आई एम गिविंग यू माई वर्ड, है ना, आई एम गिविंग यू माई वर्ड। गिविंग यू माई वर्ड का मतलब मैं अपनी जुबान दे रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है। ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड, भाई वो अपनी जुबान का पक्का इंसान है। तो यहाँ पे भी वही कह रहे हैं, इसी तरह से कह रहे हैं, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड इफ़ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ। नेक्स्ट गाइस, अब इसको एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, फिर वीडियो को प्ले करके अपने इसके सॉल्यूशंस देखना गाइस। नेक्स्ट, इट इज़ अ पिटी दैट इवन 5 years old boys are engaged in hazardous factories. It is a pity that even 5 years old boys या 5-year-old boys, ठीक है। इट इज़ अ पिटी दैट इवन 5-year-old boys are engaged in hazardous factories. Next question guys, it is not my business to give an advice to those who are not sensible enough to deal with their own problems. It is not my business to give an advice. Guys, advice, information, knowledge ये uncountable nouns होते हैं, इनके आगे हम अ या an यूज़ नहीं करते। तो ये जो आप बोलते हो ना, she gave me an advice या she gave me an information, ये गलत होता है। an advice, an information, an etiquette, an experience, ठीक है, ये वर्ड इनके आगे an यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट गाइज, आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज समबडीज एल्स। अरे समबडीज एल्स नहीं, इट इज समबडी एल्सेज आएगा गाइज। अपोस्ट्रॉफी लास्ट वर्ड पे यूज की जाती है, ठीक है। जैसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज रोहित शर्माज हाउस, तो रोहित शर्माज, तो शर्मा पे अपोस्ट्रॉफी लगी है, दिस इज रोहित हाउस, तो दिस इज समवन एल्सेज, नॉट समवन एल्स, समवन एल्सेज। तो नाउन पूरा होने पे अपोस्ट्रॉफी लगती है। तो आई डोंट थिंक इट इज़ योर हाउस, इट इज़ समबडी एल्सेज, ये आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, आई होप टू विजिट माई अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशंस। एक और गलती गई जो हम बचपन से शायद करते आ रहे हैं, वेकेशंस कोई वर्ड नहीं होता, वेकेशन होता है। आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन, ठीक है। ही इज़ ऑन वेकेशन, वेकेशन होता है कलेक्शन ऑफ हॉलीडेज, तो दिस इज़ अ कलेक्टिव नाउन, तो वेकेशन को वेकेशंस नहीं बोलते कभी भी। वी आर ऑन वेकेशन तो सर हम तो बोल देते हैं, लेकिन आप गलत बोलते हो, वेकेशंस नहीं होता, हॉलीडेज होता है। वी आर ऑन हॉलीडेज ये बोल सकते हो, लेकिन वी आर ऑन वेकेशंस नहीं, वी आर ऑन वेकेशन होता है, ठीक है। इट्स अ कलेक्टिव नाउन, वेकेशन मीन्स कलेक्शन ऑफ हॉलीडेज। नेक्स्ट, द टेबल्स वुड इज इन्फेस्टेड विद माइट एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ, ठीक है। द टेबल्स वुड, गाइस याद रखना, हम नॉन लिविंग चीज़ों में अपोस्ट्रॉफी यूज़ कभी नहीं करते, ठीक है। तो हम नॉन लिविंग चीज़ों में अपोस्ट्रॉफी कभी यूज़ नहीं कर सकते। सो द टेबल्स वुड नहीं होता, क्या आता है, द वुड ऑफ द टेबल, ठीक है। द वुड ऑफ द टेबल इज इन्फेस्टेड विद माइट, ठीक है। कार्स इंजन नहीं होता गाइस, इंजन ऑफ द कार होता है, याद रखना, ठीक है। बुक्स पेजेस नहीं होता, पेजेस ऑफ द बुक होता है। नॉन लिविंग एंटिटीज में, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में आप पोजेशन दिखाने के लिए अपोस्ट्रॉफी यूज नहीं करते। अपोस्ट्रॉफी किसके लिए यूज की जाती है, लिविंग बींग्स के लिए। जैसे देखना, रोहित की गाड़ी है, उसको हम बोलते हैं रोहित कार, ठीक है। रोहित की अगर गाड़ी है ना, तो उसको हम बोलते हैं रोहित कार, क्योंकि रोहित उसका ऑनर है। लेकिन गाड़ी का इंजन अगर आपने बोलना है ना, तो कार्स इंजन नहीं बोला जाता। अब नॉर्मली बच्चे मैंने देखा यही बोलते हुए, कार्स इंजन, वही ना गाड़ी का इंजन, दिस इज रॉन्ग। कार्स इंजन नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है, इंजन ऑफ द कार। क्यों? क्योंकि कार उस इंजन का ऑनर नहीं है, वो उसको खरीद के नहीं लाया, ठीक है। तो वो हम नॉन लिविंग चीज़ों में अब पोजेशन नहीं दिखाते कि ये उसका ऑनर है इस तरह से, तो नॉन लिविंग चीज़ों में पोस्ट्रॉफी नहीं लगती। सो द टेबल्स वुड नहीं, वुड ऑफ द टेबल आएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन पार्ट ए वाज एरर है, एररनेस है। Next question guys, the morale of the army was high because the news coming from the front are very encouraging. Guys याद रखना, news is a singular word, तो news coming from the front are very encouraging नहीं, is very encouraging। ये कहीं ना कहीं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट पे ही बन रहा है यहाँ पे भी, कि द मोरल ऑफ द आर्मी वाज हाई, यहाँ पे मोरल था सब्जेक्ट, मोरल के लिए वाज आ गई, ठीक है। द मोरल ऑफ द आर्मी वाज हाई बिकॉज द न्यूज़ कमिंग फ्रॉम द फ्रंट इज वेरी इंकरेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द क्राउड ऑफ द एंग्री स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड द क्लोजिंग ऑफ शॉप्स। अब वैसे तो सेंटेंस ठीक था गाइस, लेकिन याद रखना, जो गुस्से में जो भीड़ होती है ना, उसको क्राउड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, मॉब,
ठीक है, द मॉब ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स, जो भीड़ गुस्से में प्रोटेस्ट कर रही होती है या नाराज़ होती है, दुखी होती है, एजिटेटेड होती है, रिवॉल्ट कर रही होती है, ऐसी भीड़ को क्राउड नहीं बोलते, क्राउड होती है नॉर्मल भीड़। ठीक है, इट वॉज अ क्राउडेड एरिया, मतलब भीड़ थी वहाँ पे, बहुत सारे लोग थे। लेकिन जो गुस्से में जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उस भीड़ को हम मॉब नहीं क्या बोलते हैं, सॉरी क्राउड नहीं क्या बोलते हैं, मॉब। जैसे जो प्रे कर रहे होते हैं, प्रेयर करने वाली भीड़ को क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेगेशन। तो ना ऐसे ऐसे नाम होते हैं जो नॉमेनक्लेचर होता है, जो आपको सीखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, माय ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस। गलती गाइज, लॉज नहीं, लॉ एक ही है, माय ब्रदर इन लॉज नहीं, माय ब्रदर्स इन लॉ होगा यहाँ पे। माय ब्रदर्स अगर एक से ज़्यादा हैं तो भी आप ब्रदर्स इन लॉ बोलते हो, ब्रदर इन लॉज नहीं बोलते। सो माय ब्रदर्स इन लॉ हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस। Next question, guys. The student should not take part in party politics and political demonstrations as they interfere in serious study. गाइज ये गलती थी, स्टडी नहीं स्टडीज आएगा यहाँ पे। स्टडी और स्टडीज में क्या फ़र्क होता है गाइज? स्टडी होता है रिसर्च, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, सुना है ना आपने, अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च। लेकिन जो आपकी स्कूल की पढ़ाई होती है, प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडी या फोकस ऑन योर स्टडीज़। तो पढ़ाई को, जो एजुकेशन है उसको स्टडीज़ कहा जाता है। स्टडी लेकिन ऑन द अदर हैंड का मतलब क्या होता है? स्टडीज़ रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च को स्टडी बोलते हैं, जबकि एजुकेशन को स्टडीज़ बोला जाता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। ऑर्डर ऑर्डर्स, मैनर मैनर्स, ठीक है, एयर एयर्स, गुड गुड्स, कंटेंट कंटेंट्स, ठीक है, सराउंडिंग सराउंडिंग्स, बिलोंगिंग बिलोंगिंग्स, प्रोसीड प्रोसीड्स, ठीक है, पर्टिकुलर पर्टिकुलर्स, बिलोंगिंग बिलोंगिंग्स। तो ये वर्ड्स हैं गाइस जो सिंगुलर से जब प्लूरल में कन्वर्ट होते हैं ना, अपना मीनिंग चेंज कर लेते हैं। तो इनके दोनों मीनिंग आपको पता होना चाहिए, सिंगुलर वाला भी और प्लूरल वाला भी। जैसे अभी हमने किया था ना पहले क्वेश्चन में, ऑर्डर, ऑर्डर होता है सीक्वेंस, और ऑर्डर्स क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इसी तरह से मैनर क्या होता है गाइस? तरीका, सलीका, कोई काम करने का तरीका, डू इट इन अ प्रॉपर मैनर। जबकि मैनर्स क्या होते हैं आपके? एटिकेट। स्टडी क्या होती है? रिसर्च। और स्टडीज़ क्या होती हैं? एजुकेशन। ऐसे बहुत वर्ड्स हैं गाइस जो कंफ्यूज करते हैं, और ये इनका मीनिंग पता होना चाहिए। नेक्स्ट, द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग। इनिंग कोई वर्ड नहीं होता गाइस, इट्स इनिंग्स। देखो जो क्रिकेट की बात हो रही है, क्रिकेट में इनिंग कोई वर्ड नहीं होता, एक पारी को इनिंग्स कहा जाता है, ठीक है। तो इनिंग इज इंग्लिश, क्रिकेट में इंग्लिश इनिंग वर्ड यूज नहीं होता, क्या होता है? इनिंग्स होता है, एक पारी को इनिंग्स बोला जाता है। तो the winner, they defeated the Australian by an innings. Next question, guys. The practice of the lawyers, the practices of the lawyers varies from that of the doctors. Practices नहीं, the practice of the lawyers. Practice का मतलब यहाँ पे क्या है guys? उनका प्रोफेशन, उनका काम। द प्रैक्टिस ऑफ द लॉयर्स वेरीज फ्रॉम दैट ऑफ द डॉक्टर्स, के लॉयर्स का काम डॉक्टर से अलग होता है। तो प्रैक्टिस का मतलब प्रोफेशन भी होता है गाइस। नेक्स्ट, द आइडिया दैट शुक द होल वर्ल्ड वाज पब्लिश इन वन ऑफ द अननोन जर्नल। अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन था गाइस। वन ऑफ के बाद, अगर वन ऑफ से आपका शुरू हो रहा है तो वन ऑफ, एनी वन ऑफ, इनके बाद जो नाउन आता है गाइस वो प्लूरल रखा जाता है, क्योंकि ये आप क्या कह रहे हो? उनमें से एक चूज कर रहे हो कि भाई जो आइडिया ने दुनिया को हिला के रख दिया, इट वॉज पब्लिश इन वन ऑफ द अननोन जर्नल। अगर जर्नल है तो फिर एक ही है, तो वन ऑफ का क्या लॉजिक है? तो क्या आना चाहिए? वन ऑफ द अननोन जर्नल्स। क्या बोलते हो गाइस? माय वन ऑफ माय फ्रेंड इज गोइंग अब्रॉड बोलते हो, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज गोइंग अब्रॉड बोलते हो? सच बताना, अपने मन से पूछ के आपकी फर्स्ट इंस्टिंक्ट बताना, क्या बोलते हो आप? कि मेरा एक दोस्त अब्रॉड जा रहा है, क्या बोलते, क्या बोला है आज तक आपने? वन ऑफ माई फ्रेंड बोला है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स बोला है, वन ऑफ माई कॉलीग बोला है, वन ऑफ माई कॉलीग्स, वन ऑफ माई रूममेट या वन ऑफ माई रूममेट्स। तो ये जो वन ऑफ होता है ना, वन ऑफ, सम ऑफ, एनी ऑफ, इनके बाद प्लूरल नाउन यूज किया जाता है। each of the students, one of the boys is missing, one of my colleagues is coming to pick me up, one of my friends is going abroad. तो it was published in one of the unknown journals होगा यहाँ पे। ये बहुत गलतियाँ होती हैं एग्जाम में इस लॉजिक पे गाइस, इसको ध्यान से पढ़ के जाना। Next question guys, the disclosure of the synopsis of the Thakkar Commission report on the assassination of Mrs. Gandhi, of है guys, the disclosure of the synopsis of the Thakkar Commission report on the assassination of Mrs. Gandhi has raised several vital questions. Several हैं guys, तो several vital क्या आएगा? It has raised several vital questions. The disclosure of the synopsis of the Thakkar Commission report on the assassination of Mrs. Gandhi has raised several vital questions. Next guys, he knows many languages but the German and the Chinese alphabets, ये अब आएगा alphabets, क्योंकि अब वो बोल रहे हैं different languages,
तो अल्फ़ाबेट्स होता है डिफरेंट लैंग्वेजेस, लेकिन अल्फ़ाबेट होता है वर्णमाला, ठीक है। वो 26 लेटर का सेट जो होता है उसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं, लेकिन अलग अलग लैंग्वेजेस को क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। सो ही नोज मैनी लैंग्वेजेस बट द जर्मन एंड द चाइनीज अल्फ़ाबेट्स विल बी अ प्रॉब्लम फॉर हिम। मतलब द चाइनीज एंड द जर्मन लैंग्वेजेस विल बी अ प्रॉब्लम फॉर हिम। And next question, guys. The cotton textile company cannot work properly unless it employs a talented sale representative. सेल रिप्रेजेंटेटिव नहीं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। गाइस सेल और सेल्स में क्या फ़र्क होता है? सेल होता है बिक्री, जो आपने बेचा है, दैट इज सेल। सॉरी, सेल्स होता है बिक्री, ठीक है। सेल्स जो आपने बेचा है, कंपनी की सेल्स अच्छी जा रही है। लेकिन सेल होता है डिस्काउंट, जो सेल में आप कपड़े खरीद के लाते हो। तो सेल और सेल्स ये फ़र्क होता है। सेल इज़ डिस्काउंटेड प्राइस और सेल्स होते हैं आपकी बिक्री किसी आपके प्रोडक्ट की। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोनाउन पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोनाउन पे आते हैं। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो एक बार आप हर स्लाइड पे वीडियो को पहले पॉज करके अपने क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, और फिर आपको साथ साथ आपको मैं सॉल्यूशन बताता चलूँगा गाइस। तो चलो गाइस, यू कैन रीड द क्वेश्चंस एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट कुड बी द आंसर फॉर देम। तो पहला क्वेश्चन गाइस, अनलेस 2 और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग द क्लब वी शैल हैव टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन फॉर द मेंबरशिप। गाइस यहाँ पे गलती क्या है? अनलेस 2 और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिज ज्वाइनिंग द क्लब। गाइस रूल क्या है? कभी भी आपको अगर सेंटेंस में जेरेंड यूज होता दिखता है, जेरेंड क्या होता है गाइस? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड एज अ नाउन। तो इससे पहले अगर कभी भी आपको कोई प्रोनाउन लगा मिले तो याद रखना दैट प्रोनाउन विल ऑलवेज बी केप्ट इन पोजेसिव फॉर्म। जैसे आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद हिम ज्वाइनिंग द क्लब, या आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद हिज ज्वाइनिंग द क्लब। मुझे वो क्लब ज्वाइन करने से प्रॉब्लम नहीं है, या मुझे उसके क्लब ज्वाइन करने से प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोलते हो गाइस? मुझे वो क्लब ज्वाइन करने से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उसके क्लब ज्वाइन करने से प्रॉब्लम नहीं है। तो आई हैव नो प्रॉब्लम विद हिज ज्वाइनिंग द क्लब। तो सेम यहाँ पे, अनलेस 2 और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिज ज्वाइनिंग द क्लब वी शैल हैव टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन फॉर द मेंबरशिप। नेक्स्ट, आई वाज सरप्राइज्ड, सॉरी इसमें बी पार्ट में गलती है, वो ए पार्ट आगे से शुरू हो रहा है इसमें। ये चीज़ थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे ए पार्ट आगे से शुरू हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ए पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है। तो अनलेस 2 और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिज ज्वाइनिंग द क्लब। नेक्स्ट, आई वाज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड व्हेन आई वाज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी विनिंग द कॉन्टेस्ट। ये देखो सेम वही रूल है, ऑफ मी विनिंग द कॉन्टेस्ट नहीं, ऑफ माई विनिंग द कॉन्टेस्ट। आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन आई वाज इन्फॉर्म्ड ऑफ माई विनिंग द कॉन्टेस्ट। कभी भी जेरेंट से पहले अगर प्रोनाउन, ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लासेस में एक्सप्लेन किया हुआ है इस कोर्स के अंदर, हमने बहुत डिटेल में कि जेरेंट क्या होते हैं और उनको कैसे समझा जाता है, और उनसे पहले कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना चाहिए हमें। तो आई वाज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड व्हेन आई वाज इन्फॉर्म्ड ऑफ माय विनिंग द कॉन्टेस्ट। जब मुझे मैं कॉन्टेस्ट के बारे में नहीं, मेरे कॉन्टेस्ट जीतने के बारे में बताया गया। तो मेरे किससे बोला जाता है? माय से। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आवर डॉग मे लुक फियर्स बट दैट वुडंट हर्ट अ फ्लाई। बट दैट नहीं, इट वुडंट हर्ट अ फ्लाई। दैट हम जब आप किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हो तब यूज़ होता है, बट यहाँ पे जब आप एनिमल्स की, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बातें करते हो तो इट यूज़ किया जाता है एज अ रिप्लेसमेंट प्रोनाउन। तो आवर डॉग मे लुक फियर्स, भाई दिखने में बेशक खतरनाक है हमारा कुत्ता, लेकिन इससे मक्खी नहीं मरती, बट इट वुडंट हर्ट अ फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। गाइस देखो यहाँ पे सब्जेक्ट था डाउट्स, और डाउट्स के लिए आर आ चुका है, तो हम सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, सब्जेक्ट कौन है? डाउट्स। तो ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई, यू एंड मी। जब हम ऑब्जेक्ट हैं तो हमारे लिए कौन से प्रोनाउन यूज होंगे? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द फ्रंट पेज स्टोरी वाज अबाउट अ स्कूल गर्ल दैट हैड हर्ट हरसेल्फ while saving a child in an accident. The front page story was about a school girl that had hurt herself, या who had hurt herself. अब लिविंग एंटिटीज के लिए हम फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में हम क्या यूज करते हैं? who. तो द फ्रंट पेज स्टोरी वाज अबाउट अ स्कूल गर्ल who had hurt herself, not that had hurt herself, who had hurt herself while saving a child in an accident. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, अब आप इनको प्रैक्टिस कर लो एक बार वीडियो पोज करके, और फिर मैं आपको इनका सॉल्यूशन बताता हूँ। चलो गाइज, वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी वन ऑफ अस हैव अर्नड अ गुड नेम। अब एवरी वन मैंने आपको करवाया था अभी पिछले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ईच, एवरी वन, एवरीबडी, ये आ जाएंगे तो वर्ब क्या रहेगी? सिंगुलर। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही एक क्वेश्चन था गाइज। वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी वन ऑफ अस हैव अर्न नहीं, हैज अर्नड अ गुड नेम, कि भाई हम सब ने बड़ा अच्छा नाम कमा के दिखाया है। नेक्स्ट, हेयर इज द मैन whom I think committed the crime.
जी गाइज, whom I think या who I think committed the crime. अब गाइज यहाँ पे ना कैसे डिसाइड किया जाता है कि who आएगा या whom आएगा? आपको ये देखना होता है कि सेकंड क्लॉज में, ठीक है, काम किसने किया है. अगर काम ये जो हु या हुम से पहले ये जो नाउन आ रहा है अगर इसने किया है तो हम यूज करते हैं हु. लेकिन अगर काम सेकंड क्लॉज में अगर इसके अलावा किसी और ने किया होता है तो फिर हम यूज करते हैं हुम. तो हु फॉर सब्जेक्ट, हुम फॉर ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है गाइस. तो हियर इज द मैन हु आई थिंक कमिटेड द क्राइम. सॉरी, हियर इज द मैन हुम आई थिंक की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, हु आई थिंक कमिटेड द क्राइम. नेक्स्ट, ही टुक हिज यंगर सिस्टर विद हिमसेल्फ. हिमसेल्फ कब यूज होता है गाइस? खुद के साथ. खुद के साथ नहीं, अपने साथ. तो वो अपने साथ अपनी बहन को भी लेगा. तो ही टुक हिज यंगर सिस्टर विद हिमसेल्फ नहीं, विद हिम. हिमसेल्फ कब यूज होता है? जब वो काम खुद पे कर रहा होता है. जैसे ही वॉज डूइंग इट हिमसेल्फ. आई शेव्ड माई सेल्फ, ही कट हिमसेल्फ. ठीक है, तो जब काम खुद पे किया जाता है तब हिमसेल्फ यूज होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो अपनी बहन को अपने साथ ले गया. तो ही टुक हिज यंगर सिस्टर विद हिम. गाइस ये आगे पीछे ये ABCD वाला बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये मैं एरो डालना छोड़ ही देता हूँ. ठीक है, बस मैं आपको गलती बता देता हूँ और आप एरो आप अपने आप डाल देना, क्योंकि मेरी भी वही वही आगे पीछे वो ABCD में गड़बड़ हो रही है. चलो, द कंपनी इज इन डेट एंड हैज बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉइज सैलरीज फॉर द पास्ट 6 months. द कंपनी इज इन डेट, कंपनी उधार में है, नुकसान में है. एंड हैज बीन अनेबल, हैज बीन कंपनी के लिए ठीक आ रहा है, हैज बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉइज सैलरीज फॉर द पास्ट 6 months. गाइज कंपनी एक है, सिंगुलर एंटिटी है, तो कंपनी के लिए देयर आएगा, इट्स एम्प्लॉइज आएगा. द कंपनी इज इन डेट, कंपनी सब्जेक्ट है, तो द कंपनी इज इन डेट एंड हैज बीन अनेबल टू, सिंगुलर चल रहा है पूरा सेंटेंस. सो द कंपनी इज इन डेट एंड हैज बीन अनेबल टू पे इट्स एम्प्लॉइज salaries for the past 6 months. Next question, guys. The company has appointed consultants to help them increase its revenue एंड इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजीशन. फिर से वही गलती देखना गाइस, कंपनी सिंगुलर एंटिटी है, सिंगुलर एंटिटी के लिए कॉरस्पॉन्डिंग प्रोनाउन आप प्लूरल यूज नहीं कर सकते गाइस. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोनाउन भी सिंगुलर रहेगा, एंड वाइस वर्सा. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगी और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोनाउन भी प्लूरल रखना पड़ेगा. तो यहाँ पे सब्जेक्ट था कंपनी. द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स टू हेल्प देम इंक्रीज नहीं, टू हेल्प इट इंक्रीज इट्स रेवेन्यू and improve its financial position. तो the company has appointed consultants to help them नहीं, help it. ठीक है, कि उन्होंने कंसल्टेंट्स हायर किए हैं ताकि वो अपने रेवेन्यू और फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव कर पाए. सो द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स टू हेल्प इट इंक्रीज इट्स रेवेन्यू, आगे इट्स दिया भी हुआ है, एंड इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, यू कैनॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ओन नहीं, यू कैन डेफिनेटली चेंज योर सेल्फ. अब आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ, कि यू कैनॉट चेंज पीपल, कि आप लोगों को नहीं बदल सकते लेकिन आप खुद को बदल सकते हो. सो यू कैनॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज योरसेल्फ. Next question, guys. Governments and business houses must reduce its energy use and promote conservation to their citizens and employees. Governments and business houses must reduce its energy use नहीं, अब आएगा प्लूरल देयर एनर्जी यूज, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेज, मतलब बहुत सारे प्लूरल की बात हो रही है. अब प्लूरल एंटिटी है तो अब कॉरस्पॉन्डिंग प्रोनाउन भी क्या रहेगा, प्लूरल. ठीक है, तो ऐसे प्रोनाउन के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं बहुत बार गाइस, कि सिंगुलर एंटिटी के साथ कॉरस्पॉन्डिंग प्रोनाउन सिंगुलर है या नहीं है. जैसे द कंट्री, ठीक है, जैसे द कंट्री इज सपोज टू या द गवर्नमेंट इज सपोज टू लुक आफ्टर देयर सिटीजन्स, या द गवर्नमेंट इज सपोज टू लुक आफ्टर इट्स सिटीजन्स. तो यहाँ पे गवर्नमेंट सिंगुलर एंटिटी है तो इट्स सिटीजन्स आएगा, देयर नहीं आएगा. तो ऐसे बहुत एग्जाम में गलती बनती है, इसको ध्यान से समझना. नेक्स्ट, इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब. इवन दोज, लोगों की बात हो रही है और लोगों के लिए, लिविंग बींग्स के लिए विच नहीं. इवन दोज हु हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब. सो इवन दोज हु हैव नो, विच की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, हु. विच यूज होता है नॉन लिविंग एंटिटीज के लिए या एनिमल्स के लिए. दिस इज द बैग विच आई बॉट, दिस इज द कार विच आई वॉन्ट टू सेल, दिस इज द हाउस विच आई लाइक. तो नॉन लिविंग एंटिटीज के या एनिमल्स के लिए दिस इज द डॉग विच बिट मी. लेकिन लिविंग बींग्स के लिए, मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए हम विच नहीं क्या यूज करते हैं, हु. तो इवन दोज हु हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब. Next, he talked on the phone for hours together, who really irritated his parents a lot. He talked on the phone for hours together,
हु रियली इरिटेटेड नहीं, विच रियली इरिटेटेड। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, जिसकी वजह से, मतलब उसके घंटों बात करने की इस आदत की वजह से उसके पेरेंट्स बहुत इरिटेट हो जाते थे। तो ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स टुगेदर, लगातार वो घंटों बातें करता रहता था, और इस हैबिट से उसके पेरेंट्स बहुत परेशान हो गए थे। तो ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स, हु रियली इरिटेटेड नहीं, which really irritated his parents a lot. Next, instead of laying off the workers, the company decided to ask them to avail voluntary retirement. Instead of laying off the workers, the company decided to ask them to avail voluntary retirement. अच्छा, avail के साथ गाइस याद रखना, avail एक ये जो वर्ड्स होते हैं गाइस पता है आपको, enjoy, avail, acquit, acquit वो वाला बाइज्जत बरी वाला नहीं, एक्विट वो वाला अपना अपने आप को समर्पित कर देने वाला। इंजॉय, अवेल, एक्विट, एक्सर्ट, एजर्ट, रिकनसाइल, रिडीम, ठीक है, अम्यूज, रिजाइन, ठीक है, रिडीम, ये रिकनसाइल, ये जो वर्ड्स होते हैं गाइस, इनके साथ याद रखना, अगर ये सेंटेंस में वर्ब बन के आते हैं तो इनके बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ता है, और अवेल के साथ तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ ऑफ भी लगाना पड़ता है। सो इंस्टेड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर्स, की कंपनी मतलब वर्कर्स को कंपनी से निकालने की बजाय द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल देमसेल्व्स ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट, कि कंपनी ने उनको निकालने की बजाय क्या बोला कि भाई आप अपने आप ही रिटायरमेंट ले लो, ये ना हो कि हमें तुम्हें नौकरी से निकालना पड़े, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये कह रहा है वो, इंस्टेड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर्स, लेइंग ऑफ मतलब कंपनी से निकाल देना, तो इंस्टेड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर्स द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल देमसेल्व्स ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट, ये आएगा यहाँ पे गाइस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट 5 क्वेश्चंस गाइस आपके, तो अच्छे से देखने एक बार, प्रैक्टिस करना पहले और फिर इसका आंसर देखना। द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर, गाइस दो के लिए वन अनदर नहीं, क्या यूज होता है, ईच अदर। ईच अदर और वन अनदर में क्या डिफरेंस होता है, ईच अदर इज यूज्ड फॉर 2 एंटिटीज, वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन 2 एंटिटीज, ठीक है। Next question, guys. Mrs. Pratap, being a good teacher, she is selected for the national award, guys. She repeat यहाँ नहीं होगा, जब नाउन दिया हुआ है मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर, तो शी की क्या ज़रूरत है फिर यहाँ पे, गाइस जब सब्जेक्ट नाउन है तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग प्रोनाउन वहाँ नहीं आएगा। जब शी कब आता है, जब उसकी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे ये होता है ना, मिस्टर प्रताप वॉज अ गुड टीचर, अगर ऐसे होता एंड शी इज सेलेक्टेड, या मिसेस प्रताप इज अ गुड टीचर एंड शी इज सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड, ये हो सकता था। लेकिन मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर, यहाँ पे कोई एक ही क्लॉज चल रहा है अभी, तो इज नहीं आएगा। जैसे हम क्या बोलते हैं, रोहित माय बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे माय बेस्ट फ्रेंड उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, रोहित माय बेस्ट फ्रेंड, रोहित जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हाँ जी गाइज, ही इज कमिंग टुमारो, या रोहित माय बेस्ट फ्रेंड इज कमिंग टुमारो, तो यहाँ पे दोबारा ही लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, राइट। तो सब्जेक्ट नाउन मिसिंग है, नाउन है तो फिर प्रोनाउन वहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन, द पुअर मैन पॉइजनड हिम नहीं, द पुअर मैन पॉइजनड हिमसेल्फ एंड हिज ओन चिल्ड्रन, कि आदमी ने खुद को भी जहर दे दिया और अपने बच्चों को भी जहर खिला दिया। सो द पुअर मैन पॉइजनड हिमसेल्फ एंड हिज ओन चिल्ड्रन, तो यहाँ पे खुद पे एक्शन कर रहा है, और खुद के लिए हमें क्या यूज करना होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, इट वाज मी हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज। गाइस याद रखना, हेल्पिंग वर्ब के बाद कभी भी प्रोनाउन आता है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव रखा जाता है। तो ये जो बोलते हैं ना इट वाज मी, ये गलत होता है, करेक्ट सेंटेंस होता है इट वाज आई, ठीक है। जब आप बोलते हो डोर पे नॉक करके, हाँ जी, जैसे मैं बोलता हूँ कि इट्स मी, ये गलत होता है, इट्स आई होना चाहिए वहाँ पे। इट वॉज आई हु कॉल्ड यू, इट वॉज आई हु हेल्प्ड हिम, इट वॉज आई हु सपोर्टेड यू, तो इट वॉज मी नहीं, इट वॉज आई बोला जाता है, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन गाइज, आई वंडर व्हाई आर यू टिंकरिंग विद द वायर, यू माइट गेट अ शॉक। ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन था गाइज। देखो यहाँ पे कोई, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। तो जब वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा तो आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले कैसे लगा रहे हो, ये क्या आएगा, वाई आर यू नहीं, वाई यू आर टिंकरिंग विद द वायर, ठीक है। तो गाइस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले कब आती है, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट सॉरी सेंटेंस जब क्या हो, इंटेरोगेटिव हो, क्वेश्चन मार्क हो। जैसे अगर ये वो पूछ रहा होता ना वाई आर यू डूइंग दिस और क्वेश्चन मार्क के साथ, तब आप बोलते हैं वाई आर यू डूइंग दिस। लेकिन आई वंडर, मैं सोचता हूँ, ठीक है, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि तुम क्यों कर रहे हो ये चीज़, ठीक है। तो मैं, मेरा सोचना है, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नहीं है आपसे,
तो जब ये क्वेश्चन नहीं है तो आप वाई आर यू नहीं, वाई यू आर टिंकरिंग विद द वायर, ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस भी आपको क्लियरली पता होना चाहिए। प्रोनाउन, नाउन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हमने आज क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। तो आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर यू। तो अब ज़रूर बताना गाइस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि अब ये सेशन कैसे लगे आपको। पिछला जो सेशन था गाइस वो सिर्फ किस लिए था, आपकी पूरी ग्रामर को एक बार ब्रश अप करने के लिए, ताकि आपके बेसिक एक बार पूरा ब्रश अप हो जाए अगर वो नहीं हुआ है तो। अब आज से सेशन से हम सारे सेशंस ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे और उनको ऐसे ही बिल्डअप करेंगे। So thank you so much guys for your patience and for your receptiveness. I hope these practice sessions will help you in your journey, in your preparation ahead. And guys, if you have any feedback to share with us, please do share it over the email, that is hello@edutab.co.in. तो आप अपना फीडबैक हमें इस email ID पे शेयर कर सकते हैं, जो आपके इनपुट्स हैं, कंस्ट्रक्टिव इनपुट्स हैं। We'll be more than happy to help you out with anything and everything you need. Right, so thank you so much for this session guys. I'll be back again day after tomorrow with more such sessions for tenses, preposition and all the other topics, important topics, और उन पे भी ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपन। तो गाइज अगर सेशन अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। और अगर आपको हमारे कोर्सेज के बारे में कुछ जानना है, हमसे बात करनी है, तो यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर, दैट इज 8146207241, or you can drop us an email on this address, that is hello@edutab.co.in. And the links for our courses, crash course and quick revision course, okay, crash course and quick revision batch is given in the description of the video. Go check out these courses and get benefited from them. And I wish you all the success in your endeavors ahead guys. We only aspire to help you in this journey ahead. सो आपने एक पिछले वीडियो के कमेंट में कहा कि सर हमें मतलब कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, हमें प्रैक्टिस चाहिए, तो आज हम आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन ले आए। आज हमने रफली अराउंड 75 क्वेश्चंस किए हमने। तो आई होप दीज सेशंस विल हेल्प यू आउट इन योर प्रिपरेशन एंड इन योर जर्नी अहेड। सो गाइज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन गिविंग योर बेस्ट, एंड आई एम श्योर यू विल डू वेरी वेल इन द लॉन्ग रन। सो गाइज स्टे डिटर्मिन्ड, स्टे फोकस्ड, एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।